अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 88। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। एक बेहद ही मुश्किल सी रात बीतने लगती है सभी के लिए। मन में बहुत सारे सवाल जिसकी आंसर किसी के पास नहीं थे, और कल की इंतज़ार। आखिर शुरुआत किस तरह से होगी? क्या सब कुछ मिट जाएगी, हो जाएगी ख़त्म? बस सवाल ही थे मन में, और उसी सवाल के साथ वो रात जैसे तैसे बीत जाते हैं। अगले दिन की सुबह की 6 बज रहे थे। ना राधिका की मम्मी सोती है वहाँ पर, ना ही माया। वो बस एक टक बैठे हुए कभी राधिका की तरफ देख रही थी तो कभी माया की तरफ। माया जो रात को उस चेयर पे बैठी थी, पूरी रात बस राधिका की ओर ही देख रही थी। कभी राधिका की मम्मी उठ के आती है, और जब वो उठ के आती है तो देखती है माया बड़ी कस के राधिका के हाथ को थामी हुई थी। तुम ठीक हो? तभी माया उनकी तरफ पलट के देखती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। सुबह हो गई है, शायद कुछ घंटे बाद सेरेमनी शुरू होगी। शायद तुम्हें और मुझे दोनों को जाने पड़ेंगे। यहाँ पे अक्षु आ जाएगी, वो रह लेगी थोड़ी देर। क्या सोचा है? कुछ नहीं, बस एंटीट्यूड मिल जाए एक बार तो, और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। राधिका की मम्मी और कोई सवाल करती ही नहीं है माया से। माया बस उनकी तरफ देखते हुए कहती है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, मैं थोड़ी फ्रेश होके आती हूँ। अब वही होता है, राधिका की मम्मी राधिका के पास में बैठती है, और माया जो वहाँ के कमरा है वहाँ पे जाती है। वो 10 मिनट तक शावर के नीचे खड़ी थी, और उसके बाद अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर वो वापस आती है। जब वो वापस आती है तब तक अक्षु आ चुकी थी, क्योंकि उसने ही अक्षु को थोड़ी जल्दी आने के लिए कह दी थी। अक्षु आई थी। जब अक्षु आती है तो बोलती कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने ब्रेकफास्ट तो किया ना? वो इतनी जल्दी आ गई तो नहीं कर पाई। वेट अ मिनट। तभी वो पता नहीं किसी को कॉल करते थे, वहाँ पे सुबह के ब्रेकफास्ट चले आते। लगभग 8:30 बज रहे थे तब तक। इधर देविका की कॉल भी आती है माया के पास। माया बस जिस वेन्यू पे वो सेरेमनी रखी गई है वहाँ पे जाने के लिए कह देती है पेपर्स के साथ। देविका भी हमें भरते कि ठीक है, फिर मैं पहुँचती हूँ वहाँ पे। 11 बजे की वो सेरेमनी की ओपनिंग, वो एक टाइमिंग थी जहाँ पे बहुत सारे लोग भी इनवाइटेड थे। उसी हिसाब से चीज़ों को बंदोबस्त करे गए हैं। सोनल, दानिश, यहाँ पे मिस्टर मल्होत्रा, सारी चीज़ वहाँ पे लग चुके थे। खुद केशव बंसल भी। ये लोग थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन माया पानी की एक बूंद तक नहीं पीती है। बड़ी शांत से खड़ी थी। तभी अक्षु बोल पड़ते कि आप नहीं खाएंगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। यहाँ से तुम्हें कहीं पर भी नहीं जानी है। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम्हें यहीं पे राधिका की ध्यान रखनी है। समझ गई मेरी बात? मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तब तक 9 बज चुके थे। राधिका की मम्मी ब्रेकफास्ट करती ही वो बोलती कि मैं एक बार घर जाती हूँ, मैं वहाँ से सीधा पहुँचूँगी। ठीक है मम्मी। वो निकल जाती है। 9:30 बजे तक माया फिर से राधिका की साइड पे आती है। वो उसके माथे को थोड़ी बहुत सहलाने लगती है, फॉरहेड को चूमती है। जिस क्षण वो उसके फॉरहेड को चूमती है ना, राधिका की आंखें तो बंद थे, लेकिन अचानक मानो उसकी आंखों से एक बूंद आंसू जो है वो सरकते हुए गाल तक आ जाती है। जब माया थोड़ी सी ऊपर की ओर उठती है तो वो देखती है और आंखों से आंसू को पोंछती है। आई नो कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आई रियली नीड यू इन माई लाइफ राधिका, और मुझे ये करनी पड़ेगी। टेक केयर, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। वही बोलते हुए वो अक्षु की ओर देखती है। अक्षु उसकी आंखों की भाषा मानो समझ जाती है। मैं यहीं पे रहूँगी उसके साथ, आप फिक्र मत कीजिए। और वहाँ से माया निकल जाती है। उसका वो कार जो है हॉस्पिटल के बाहर थे पार्किंग साइड पे, वो कार लेती है और
वहाँ से सीधा उसी लोकेशन पे जाती है जहाँ पे वो वेन्यू है ओपनिंग सेरेमनी के। लगभग 10 बजे तक वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, उनके बेटे मिसेस मल्होत्रा, वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ राधिका के नाना जी केशव बंसल और राधिका की मम्मी थे नहीं, बस वो राधिका के पापा और राधिका। चीज़ें तो वैसे ही मेंटेन करनी पड़ेंगी क्योंकि माया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना अगर होते तो वो नहीं आती यहाँ पे राधिका को छोड़ के। लेकिन कहीं ना कहीं वो उस शख्स के भी इंतज़ार कर रही थी बेसब्री से कि वो शख्स कौन है। जानने के लिए तत्पर तो सभी थे, खुद राधिका की मम्मी भी। वो खुद ही अपनी सोच बहुत यूज़ करने की कोशिश करी थी, बट जो इंसान है, जो शख्स है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कर सकते थे। पता नहीं क्यों, बस उसके आने की इंतज़ार सभी कर रहे थे। देखते देखते 10:30 देविका भी वहाँ पे मौजूद थी, जो मिस्टर मल्होत्रा और सोनल से खड़ी बात कर रही थी। जैसे ही माया वहाँ पे पहुँचती है, देविका खुद चलते हुए माया के पास जाती है। वो कुछ पेपर्स माया के सामने रखती है। ये पेपर्स एक बार चेक कर लो। माया वो पेपर्स को हाथ में लेते हुए एक साइड पे आते हैं। वहाँ पर बैठने की स्पेस थी, वो टेबल पे बैठती है और एक एक करके सारे पेपर्स को चेक करने लगती है। वहाँ मौजूद सभी लोग जो गेस्ट के तौर पे आए थे, वो सभी शौक थे कि एक तो खुद कोलेब्रेशन के दूसरा मेन लीड जो राधिका वर्धन है, वो खुद हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी की बीच पे खड़ी है। कभी भी कुछ भी हो सकती है और ऐसी सिचुएशन में सेरेमनी का क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है? ये सारी चीज़ सबके मन में बस सवाल ही थे जो पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। सभी बस एक दूसरे के शक्ल की ओर देख रहे थे और यहाँ पे बंसल और मल्होत्रास के जितने भी चीज़ें थे, सभी के इंतज़ार की घड़ी बस सामने की ओर से देख रहे थे कि कब वो शख्स जो है वो आएगा। ये तो पक्का है, लेकिन कौन है, इसी बात की दिलचस्पी ज़्यादा है। अब देखते देखते ना बस वक्त बीत रहे थे। कोई आने की तो कोई खबर थी ही नहीं। माया बस बैठी हुई थी बड़ी शान से, कुछ सोच रही थी। हाथ में उसके पेन थे जो बार बार वो राउंड सर्कल पे घुमा रही थी। तभी वहाँ पे राधिका की मम्मी आती है उसके सामने और बैठती है। क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही। कब तक वो शख्स आएगा, बस यही, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। आज किसी भी हाल में राधिका को एंटीट्यूड देने पड़ेंगे। वो खुद चुप हो जाती है, उनके पास मानो और कोई पूछने के लिए शब्द हो ही ना। घड़ी की सुई जैसे कि बड़ी स्पीडी से भाग रही है। देखते देखते एक, फिर भी कोई आने के ऐसे कोई खबर नहीं थे। वो लोग वो सारी चीज़ पॉज करके रखे थे। तभी देविका वहाँ पे आते हुए बोलती कि क्या सच में वो आएगा शख्स? माया एकदम से खड़ी होती है स्ट्रेट और सबकी ओर एक बार नज़र घुमाते हुए बोलती है कि ज़रूर आएगा। देविका चुप सी हो जाती है। माया दोनों हाथों को फोल्ड करी थी और बस सामने की ओर एकटक देख रही थी। वहाँ के कुछ लोग तो आपस में बातचीत करना स्टार्ट भी कर दिए थे। ये लोग रखे तो है कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट के सेरेमनी ओपनिंग, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। और जिसके साथ एक कोलैबोरेशन हुई है, वो बेचारी तो अपनी जीने और मरने की कगार पे खड़ी है। कभी भी कुछ भी हो सकती है। फिर ऐसे सिचुएशन में ये सेरेमनी ओपन रखने का क्या मतलब है? और कब से आए हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। शायद हम यहाँ पे आके अपना बस वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ से जाने स्टार्ट कर चुके थे क्योंकि तब तक देर बज चुके थे। एंड सडनली क्या होते हैं, वहाँ के कुछ लाइट्स जो है ऑफ हो जाते हैं और किसी एक शख्स का आवाज़, अरे मैं अभी तक आया भी नहीं और यहाँ से लोग जा भी रहे। ऐसे कैसे? अभी तक तो क्लाइमेक्स आया भी नहीं और इतनी जल्दी बोर भी हो गए। बहुत गलत बात है। माया मल्होत्रा। जैसी ही वो शख्स की आवाज़ माया सुनती है, केवल माया ही नहीं, वहाँ पर खड़े राधिका के नाना जी केशव बंसल, राधिका की मम्मी आशीष मल्होत्रा और देविका, ये सब के आंखें बड़े से हो जाते हैं, मानो कि एक ज़ोरदार झटके इन सभी को लग चुके हैं।
तभी घूरते हुए राधिका की मम्मी जो है वो माया की ओर देखती है। ये कैसे हो सकता है? माया बस राधिका की मम्मी की ओर देखती है। हाँ, वो भी काफ़ी शौक थी, लेकिन उनसे ज़्यादा शौक तो शायद आशीष मल्होत्रा थे। तभी दिखाई देते हैं सामने से एक बुजुर्ग आदमी, जो एक छड़ी जो होता है लकड़ी का, और वो बहुत स्टाइलिश थे। वो छड़ी, वो लकड़ी का छड़ी भी कुछ यूनिक थे, जिस पर वो अपनी पूरी वज़न मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेन डोर से अंदर की तरफ आ रहे थे। और गेट की तरफ से यहाँ तक के सारे लाइट्स ऑफ थे, बस आसपास के सारे लाइट्स ऑन थे। फिर भी मानो कि चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही है वो, पता नहीं क्या सीन थी, लेकिन आवाज़ ने सभी को हिला के रख दी थी। देविका तो भाई इतनी शौक थी कि वो बस घूरते हुए माया को ही देख रही थी। सोनल भी वहाँ पर खड़ी थी। सोनल बोल रही थी कि सब अचानक इतने शौकी हो गए। हैरानी की बात यह थी कि बस ये लोग ही नहीं, वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे गेस्ट के तौर पे आए हुए, वो सभी इतने घबरा चुके थे, होश तो मानो उड़ ही गए हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कुछ लोग तो वो भागने लगते वहाँ से। तभी वो जो शख्स था वो अपनी छड़ी को इतनी ज़ोर से फ्लोर पे मारता है ना, एक शोर होता है। खबरदार, अगर क्लाइमेक्स देखे बिना यहाँ से कोई भागने की कोशिश भी करे तो उसके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म ना हो तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता है। ये राज्य मेरा है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। उम्मीद है कि मुझे अब तक किसी ने भूले नहीं है। तो भी मिस्टर आशीष मल्होत्रा इतने शौक वो थे कि मानो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गए हो। वो थोड़े चल के आते हुए बोलते कि पापा। दैट टाइम, जिस क्षण माया अपनी आंखों को बंद कर लेती है, मुट्ठी को इतनी कस के दबोचती है ना अपनी हाथ को, राधिका की मम्मी बस माया को नोट कर रही थी। सभी लोग इतने शौक हो चुके थे। कुछ लोग बोलते कि ये वापस कैसे आ सकता है, ये तो काफ़ी साल पहले मर गए थे ना, फिर मरे हुए इंसान वापस कैसे आ सकते हैं? ये कहीं कहीं भूत तो नहीं है, पर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आशीष मल्होत्रा जैसे ही उनके सामने जाते हैं, तभी जयराज मल्होत्रा, जो माया के दादा हैं, वो उनको गले लगा लेते हैं। आखिर मैं आ ही गया तुम्हारे पास, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हो ना तुम? उनको समझ नहीं आ रहे थे कि वो जवाब क्या देंगे। वैसे शायद उनको भी पता थे कि ये तो मर चुके हैं, फिर अचानक वापस कैसे आ गए। बल्कि वो भी नहीं, उनके वाइफ जो मिसेस मल्होत्रा थे वो भी शॉक हो चुके थे। उनका बेटा वीरेन मल्होत्रा जो साइड पे खड़ा था, उसको कुछ समझ आ नहीं रहा था। वो बस इस शख्स को बड़े घूर घूर के देख रहा था और एक सेकंड के लिए माया की तरफ भी देख रहा था। और तभी वहाँ पे माया के साइड में खड़ी देविका, वो पलट चुकी थी और उस शख्स को भी देख चुकी थी। उसके तो आसमान मानो सर पे गिरी है। वो इतनी शौक थी, वो उस माया को कह पड़ती है कि ये कैसे मुमकिन है, तुम्हें कुछ पता थी इस बारे में? दैट टाइम माया अपनी आंखों को खोलती है। वो एक मंजर थी, जब राधिका की मम्मी माया की आंखों को देखती है तो वो कुछ देर के लिए बस थोड़े से शांत हो जाता है। इतने लाल हो चुके थे माया की आंखें। देविका थोड़ी पीछे हो जाती है। आगे वो हिम्मत ही नहीं करती है कि माया से कोई सवाल वो पूछे। तभी जयराज मल्होत्रा, जो आशीष मल्होत्रा को थोड़े पीछे करते हुए बस उनके चेहरे को सहलाने लगते हैं। कितना कुछ झेलने पड़ा है ना मेरे पीछे तुम सबको, लेकिन अब नहीं, अब कुछ सहने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं आ गया हूँ, तुम्हारा बाप, तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए। आखिरकार ये राज्य मेरा है और मैं इस राज्य का राजा, और यहाँ की विरासत किसके पास होना चाहिए वो मैं ही तय करूँगा, कोई और नहीं। बहुत हुआ, अब बस बदला लिए जाएगा हर एक आंसुओं का, हर एक वार का जो पीछे से करे गए थे, हर एक विश्वासघात का,
हर एक धोखे का बस बदला होगा, पलटवार ही पलटवार। माया मानो बस आंखों को खोल के रखी थी, उसकी आंखों में मानो खून उतर आया है। उस क्षण राधिका की मम्मी इतनी शांत हो चुकी थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। केशव बंसल जो उनके पास आके बोलते कि दी ये कैसे मुमकिन है। केशव मुझे भी नहीं पता कैसे क्या, पर जो है हमारे सामने है। पर ऐसे कैसे, अब ऐसे कैसे, किस वजह से और क्या हुई है, वो तो बस यही बता सकते हैं। क्या माया को कुछ पता थी? मुझे नहीं लगती कि उसे कुछ पता है। वो थोड़ी सी साइड में आ जाते हैं और अपने पापा से बात करने लगते हैं। राधिका के नाना जी तो मतलब वो इतने गुस्से में आते हैं उनको देखते हुए, जयराज मल्होत्रा को देखते हुए उनकी मुट्ठी खंच जाते हैं। इधर अब भी जयराज मल्होत्रा आशीष मल्होत्रा के सर पे सहला रहे थे, लेकिन अब कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी थी कि आशीष मल्होत्रा है वो हग बैग भी नहीं करते और ना ही कुछ कहते हैं। शायद समझने में थोड़ी बहुत समय ले रहे थे वो कि जो हुआ है ये हुआ तो कैसे हुआ। तभी यहाँ पे जयराज मल्होत्रा थोड़े ज़ोर से ही बोलते हैं, कहाँ है वारिस हमारे, तुम्हारा बेटा कहाँ है। उनके वाइफ जो मिसेस मल्होत्रा थी वो दंग रह जाती है उन्हें देख के, लेकिन वो पीछे मुड़ते हुए वीरेन को देखती है। अब वीरेन बेटा यहाँ आओ। वो चलते हुए आते हैं। तभी मिसेस मल्होत्रा कह पड़ती कि ये है, जैसी बस यही बोलते हैं ना, इधर जयराज मल्होत्रा जी वीरेन को थोड़े बहुत खींचते हुए गले लगा लेते हैं, जैसे कि उन्हें कोहिनूर का हीरा मिल गया हो। वो वीरेन के गाल को चूम रहे थे। वीरेन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि बचपन से कुछ ऐसे ऐसे सीन थे कि वो अपने दादाजी को नहीं देखा था। अब क्यों इतने साल कहाँ थे, क्या हुई, किसी को कुछ नहीं पता थे। तो थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन हाँ पिक्चर तो थे, लेकिन उसको तो पता थे कि ये बहुत साल पहले ही मर चुके थे, फिर अचानक वापसी कैसे हुई। सवाल थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जवाब इसके पास थे। वो अपनी छड़ी को घुमाते हुए बस वहाँ पर चारों ओर सभी को देख रहे थे। ठीक माया के पास से गुजरते हुए वहाँ के चेयर में जाके बैठ जाते हैं, बड़ी एटीट्यूड के साथ, एक पैर के ऊपर एक पैर टिकाते हुए और अपनी छड़ी को भी बड़ी एटीट्यूड से पकड़ते हुए। उम्मीद है कि तुम अपने वादा पूरी करोगी माया, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती हो और ना ही मैंने तुम्हारे पास वो ऑप्शन दिया है। अगर तुम्हारी जान यानी राधिका को बचाना है तो मुझे तुम्हारे सारे प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स चाहिए। याद है ना, एंटीट्यूड चाहिए ना तुम्हें। तुम्हारे पास बस आधे घंटे ही बचे हैं और आधे घंटे के अंदर अगर तुमने वो सारे सिग्नेचर नहीं किया तो उसके बाद तभी राधिका की मम्मी बोलती कि बस हिम्मत भी कैसे किया आपने ये सारी चीज़ करने की। ओहो, बेटी को कुछ करो तो माँ को तकलीफ़ होने लगती है, इधर प्रेमिका को कुछ करो तो उसकी प्रेमिका को तकलीफ़ होने लगते हैं। ये मोहब्बत वाले मेलोड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सपना बंसल, तुम्हारी उतनी हैसियत है नहीं कि तुम मुझसे उलझ भी पाओ। तुमसे मैं बात कर नहीं रहा हूँ, फिलहाल बीच में कोई नहीं बोलेगा। तो माया, मैं अब भी इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे सारे चीज़ें रेडी हैं? सभी लोग माया की तरफ देख रहे थे। राधिका की मम्मी भी माया की तरफ ही देख रही थी, लेकिन जितनी ज़्यादा वो माया के दादाजी को देख के हैरान ना होती है, उससे कई ज़्यादा तो माया की आंखों को देख के हैरान होती है। कुछ सवाल उनके मन में भी थी, लेकिन उस वक्त वो चुप रह जाती है, मानो कि उनकी भी हिम्मत नहीं होती है उस वक्त माया से कुछ डिस्कस करने की। माया के हाथ में पेन थी, वो बस देविका की ओर देती है। देविका समझ जाती है, वो एक फाइल लेके आती है जिसमें कुछ पेपर्स है। माया वो फाइल लेती हुई सीधा चलते हुए जयराज मल्होत्रा के सामने आती है। वो टेबल पर वो फाइल रखती है।
वो पेपर्स ओपन करते हैं और जैसे ही वो साइन करेगी तभी जयराज मल्होत्रा बोल पड़ता है, रुको, माना कि तुम बात की बहुत पक्की हो, पर सुन तो लो, किसके नाम ये सारे जायदाद वगैरह करने हैं। माया बस अपनी पेन को बड़ी कस के पकड़ लेती है। तो मल्होत्रास के जितनी भी जायदाद, प्रॉपर्टी, जो भी सारी चीज़ है इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री में, सब के सब वीरेन मल्होत्रा के नाम करोगे। ये बात जैसे ही वहाँ पे सभी लोग सुनते हैं, खुद आशीष मल्होत्रा के बेटे वीरेन, वो खुद भी शौक रह जाता है, मेरे नाम पे पर क्यों। तभी आशीष मल्होत्रा जो है वो बस अपने बेटे की ओर देखते हुए कुछ तो कहते हैं शायद, जो वीरेन समझ नहीं पाता है। तभी माया वो फाइल लेते हुए जयराज मल्होत्रा के सामने रखती है, एक बार ये बिल पढ़ लीजिए। क्यों, ऐसा क्या लिखा है इस बिल में, पढ़ लीजिए। मिस्टर जयराज मल्होत्रा वो फाइल बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। मल्होत्रास के सारे जायदाद वगैरह जो भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़, सब के सब मिस्टर आशीष मल्होत्रा के बच्चे बढ़ने के बाद ही जयराज मल्होत्रा जो है वो थोड़े पॉज हो जाते, कुछ सोचने लगता है। शायद कुछ चीज़ डिटेल अभी उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थे, या उन्होंने पता ठीक से किया नहीं, लेकिन वो थोड़े पॉज हो जाते हैं। लेकिन आशीष मल्होत्रा के बच्चों को ही मिलेंगे, कुछ ऐसा ही वो बिल बनाए हुए थे और उसमें कुछ गलत थे नहीं। फाइन, साइन। तभी जो है माया एक एक करके लगभग 20 से 25 पेपर्स पे वो साइन करती है, धड़ाधड़ साइन कर रही थी। वो खड़ी थी और बस साइन कर रही थी, इतनी स्मूथ थी ना उसकी साइनिंग की चीज़ें। जैसे ही वो पूरे पेपर्स कंप्लीट कर लेते हैं तभी वहाँ पर आशीष मल्होत्रा आता है और वो खुद भी साइन करता है। जब वीरेन की बारी आते हैं तभी आशीष मल्होत्रा बोलते कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, इसी से हो जाएंगे। बहुत अजीब से स्माइल पास करता है जयराज मल्होत्रा, खड़े होते हैं अपनी छड़ी पे ही बैलेंस बना के। शायद जयराज मल्होत्रा ठीक से चल नहीं पाते, पैर में कुछ तो प्रॉब्लम है जो थोड़ी बहुत लड़खड़ा के चलते हैं, और कहीं ना कहीं वो छड़ी में बैलेंस बन जाते हैं उनका। बड़ी अजीब से हंसते हुए बस माया को बड़ी गुस्से में देखता है। माया के हाथ में जो पेन दे दिए थे मिस्टर आशीष मल्होत्रा, उस पेन को वो बड़ी कस के पकड़ी थी और कुछ ही सेकंड में थोड़ी सी एक शोर होती है जैसे कि कुछ चीज़ टूट गई हो। तभी जयराज मल्होत्रा जो है वो देखते हैं माया उसकी हाथ में ही वो पेन टूट के ऐसे पता नहीं कितने टुकड़ों में बिखर चुके हैं। खुद राधिका की मम्मी भी देख के शौक होता है। वो आती है और सीधा देखती है माया के हाथ में खूना खून हुए पड़े हैं। क्या किया ये तुमने? कुछ नहीं, वो टूट गई मम्मी। एक ऐसी माहौल थे ना जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थे। माया शांत खड़ी थी, उसके हाथों से टपकते हुए खून सीधा फ्लोर पर। तभी जयराज मल्होत्रा हंसते हुए ही टॉन्ट के तौर पे कह पड़ता है, मज़ा बहुत आता है ऐसे गुरूर तोड़ने में। बरसों पहले तुम्हारी दादी की भी तोड़ा था मैंने, और आज तुम्हारे। आखिर तुम अपनी औकात पे आ ही गई। ये जो विरासत लेके घूम रही थी अब तक, जो कि तुम्हारे थे ही नहीं कभी, ये तो सब कुछ मैंने बनाया था, और मेरे इस विरासत का हकदार बस केवल मेरे बेटे का था, आशीष मल्होत्रा, और उसके बेटे का, उसके बच्चों का। ये वो बाद में ऐड करते हैं लाइन। माया 2 कदम आगे बढ़ती है, जयराज मल्होत्रा के आंखों में आंखें डाल के कहती है, मैंने अपनी वादा पूरी की, अब आपकी बारी। मुझे ना जायदाद चाहिए और ना ही आपकी विरासत। आपको मुबारक, मुझे बस एंटीट्यूड चाहिए। और ये सुनते ही जो जयराज मल्होत्रा है वो इतनी खतरनाक वाले स्माइल पास करते हैं ना, पूरी महफिल ऐसे बस घूरते रहते हैं उनको। एंटीट्यूड चाहिए, और तुम्हें लगता भी है कि अब मैं तुम्हें वो देने वाला हूँ, ऐसा है?
तुम माया मल्होत्रा भूल जाओ। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि तकलीफ क्या चीज़ है, घुट घुट के मरना क्या चीज़ है। बहुत साल तक झेला मैंने, बहुत साल तक। तुम्हारी दादी ने मुझे एक एक क्षण में बस तकलीफ ही महसूस कराया है। अब वक्त आ गया है जवाब देने का, और तुम्हारी दादी की सारी चीज़ों की जवाब तुमसे लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ की जिम्मेदार तुम ही हो। तुम हो माया मल्होत्रा, तुम। बदला तो ज़रूर बनती है। माया बड़ी गुस्से में देखती है। मुझे एंटीट्यूड चाहिए। वो जाते हुए उसी चेयर पे फिर से वैसे ही बैठ जाता है। तो भूल जाओ, बस कुछ ही मिनट बाद राधिका तुम्हारी ज़िंदगी से पूरी तरह से मिट जाएगी। फिर तुम समझोगी कि तकलीफ़ क्या होती है, जीते जी मरना किसे कहते हैं, और तुम्हें तड़पते हुए देखना बस शौक है मेरा हर पल। अब तो बस इसीलिए वापस आया हूँ। तुम्हारी दादी ने मुझे जीते जी भी दुनिया के सामने एक मरे हुए इंसान में तब्दील कर दी थी। अब उसका बदला तो ज़रूर लूँगा मैं, लेकिन अंतर बस ये होगा कि तुम ना तो दुनिया के लिए मरोगे और ना ही सच में, लेकिन अंदर से ज़रूर मरोगे। उस क्षण माया फिर से कहती है, मिस्टर जयराज मल्होत्रा, मैं ये आखिरी बार दोहराऊंगी, आपके मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी विरासत से थे, जो कहीं ना कहीं आपके थे भी नहीं। आई रिपीट, जो कहीं ना कहीं आपके थे भी नहीं। वो मेरी दादी थे जो सारी चीज़ अपनी खून पसीना एक करके, ढेर सारी मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुंचाए थे। इसमें आपकी कोई हक नहीं बनते हैं। फिर भी आपकी विरासत अगर आपको चाहिए तो रख लीजिए, लेकिन मुझे वादे के मुताबिक वो एंटीट्यूड दे दीजिए। हाय, कितना तड़प रही हो ना तुम। हाँ, चलो घुटने पर आ जाओ, घुटने पर आ जाओ, ना कड़गड़ो मेरे सामने और कहो, दादाजी मुझे मेरी मोहब्बत भीख में दीजिए। मैं आपकी छाया के समक्ष भी कभी नहीं आऊंगी। अगर तुम ये कर लो तो शायद मैं दे भी दूंगा। उस क्षण भी माया अपनी मुट्ठी को बड़ी कस के पकड़ती है। 10 सेकंड, मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तुम ये कर लेते हो तो बस अभी दे दूंगा तुम्हें एंटीट्यूड। सोच लो, किसी की जीने मरने की सवाल है, और वो कोई और भला थोड़ी है, वो तो तुम्हारी जान है। हाँ, इस घर की बहू है ना, माई फुट। तुम इस घर की वारिस कभी थे ही नहीं, ना मैंने कभी तुम्हें इस घर की वारिस माना था। तो शुरू करो, अपने घुटने पर आ जाओ, नाक रगड़ो जमीन पर, मेरे सामने, मेरे पैरों के पास, और कहो, तुम्हारी दादी ने जो भी मेरे साथ किया है सबके लिए तुम जिम्मेदार हो, और माफ़ी मांगो मुझसे। फिर मैं तुम्हें ये एंटीट्यूड दे दूंगा। उनके हाथ में एक एंटीट्यूड थे, एक शीशे थे कांच के, जो वो घुमा रहे थे उंगलियों से। माया जब ये देखती तो भाई उस वक्त उसकी आंखों की जो रुतबा थे ना, वो काफ़ी खतरनाक थे। यह केशव बंसल, राधिका के नाना जी, राधिका की मम्मी, ये तीनों एक ही साथ खड़े थे। तो दूसरी तरफ वीरेन और उसके पापा, वे दोनों एक साथ खड़े थे। तभी माया अपने दोनों हाथों को बड़ी एटीट्यूड से फोल्ड करती है। अच्छा, और आपको लगता है कि मैं आपके समक्ष झुकूंगी, ऐसा आपको लगता है मिस्टर जयराज मल्होत्रा? मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम यही करोगी। अगर तुम्हें राधिका को बचाना है, और राधिका को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, जस्ट लाइक तुम्हारी दादी तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, बिल्कुल वैसे ही
पुराने शौक है आपको ऐसे जज्बातों के साथ खेलना, लेकिन वो दादी थी जो आपकी बहकावे में आ गई। वे मैं हूँ माया मल्होत्रा, और मेरे बारे में शायद आप ज़्यादा जानते नहीं हैं, और ना ही मुझे जानना है। जब मैं तुम्हें कुछ मानता ही नहीं हूँ तो जानने का कोई फ़ायदा या मतलब यहाँ पे आते ही नहीं है। तुम अपना वक्त बस ज़ाया कर रहे हो। बस 5 की गिनती करूँगा और वो गिनती शुरू भी कर देते हैं। 5 से काउंट करके सीधा नीचे की ओर बढ़ रहे थे। 5, 4, 3, 2। तभी माया वो खुद बोलती है 1, द टाइम स्टॉप। तभी वो अपनी घड़ी में देखती है कुछ। केशव बंसल जो है वो काफ़ी कंफ्यूज थे। वो राधिका की मम्मी को कहती कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है दी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहाँ राधिका हॉस्पिटल में है और ये भला अपनी ही पोती के साथ कौन सा दुश्मनी निभा रहे हैं, आखिर क्या है। राधिका की मम्मी कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो बस माया की हर एक एक्शन को नोट कर रही थी। देविका को इतना गुस्सा आ रही थी और सोनल को फिक्र, क्योंकि माया के हाथ से अब भी वो उंगलियों से सिरकती हुई खून जो सीधा फर्श पे गिर रहे थे। सभी लोग बातचीत वगैरह शुरू कर दिए थे आपस में। ये क्या है भला, अपनी पोती के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है, ये कौन सा तरीका है। और एक बार उन्होंने ये भी कहे कि वो वारिस नहीं है, ऐसे कैसे। तरह तरीके की चीज़ें वहाँ पे बातचीत हो रहे थे। विधि ने 10 मिनट वहाँ पे अक्षु की एंट्री होती है। जैसे ही अक्षु वहाँ पे आती है, वो अकेली आती है। उसे देखते हुए राधिका की मम्मी बड़ी शॉक हो जाती है और वो बोलने लगती कि अक्षु तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, राधिका के पास कौन है, उसे अकेले क्यों छोड़ के आई तुम। तभी अक्षु आती है। आंटी शांत हो जाइए। बस माया 1 सेकंड के लिए अक्षु की ओर देखती है, फिर वो जयराज मल्होत्रा के ठीक सामने जाके फिर से खड़ी होती है। बस 1 कदम और आगे चली जाती है और जिस तरह से वो एक स्माइल पास करती है ना, वो स्माइल इतनी मिस्टीरियस थी और इतनी ख़तरनाक थी कि खुद जयराज मल्होत्रा के कॉन्फिडेंस जो है अचानक मानो हिल गए थे। वो बस सोचने लगे थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। वो फिर से वो पेपर्स धड़ाधड़ पढ़ के देखने लगते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है, पर पेपर्स में ऐसा कुछ थे ही नहीं, साइन तो अभी है। फिर माया की इस तरह की स्माइल की वजह क्या है, इतना तो वो बहुत अच्छे से समझ गए थे, कुछ तो वजह है। माया अब भी तीखी नज़रों से बस जयराज मल्होत्रा को देख रही थी। तभी वहाँ पे पीछे से जैसे कि कोई हाई हील पहन के एंटर करी हो। इतने सन्नाटा छा चुके थे ना कि वो हाई हील की आवाज़ भी पूरी गूंज रहे थे मानो सभी के कान में। जैसे ही ठक ठक करके थोड़ी सी आवाज़ होते सभी के ध्यान जाते हैं ठीक मेन डोर पे। सबका पता नहीं, यहाँ पे तो राधिका की मम्मी की आंखों में तुरंत आंसू भर जाते हैं। राधिका के नाना जी, उनके आंखें चमकने लगते हैं। खुद सोनल इतनी शॉक थी और देविका वो आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। व्हाट द हेल, कैसे हो सकता है। और खुद जयराज मल्होत्रा, उनके हाथ से वो लकड़ी के छड़ी ही गिर से जाते हैं। सरप्राइज। सो प्रेजेंटिंग द मिसेस मल्होत्रा उर्फ राधिका वतन, माई वाइफ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाई हील में एक सिल्क साड़ी में हमारी राधिका जी मटकते हुए आती है। मतलब उसकी जो तरीका है बड़ी डैशिंग के साथ वो वहाँ पे एंटर करती है। हाँ, उसके हाथ में अभी वो कुछ टीप लगाई हुई थी तो कुछ बैंडेज लगे हुए थे। आँखों के नीचे थोड़े से स्वेलिंग अब भी थे। फिर भी जिस तरह से वो चल के आ रही थी, कोई बोलेगा ही नहीं कि ये बंदी पिछले 5 दिन से कोमा में है थे। वो जिस तरह से आती है और आते ही सीधा माया के साथ खड़ी होती है। राधिका की मम्मी बोलती कि राधिका बस एक क्षण अपनी मम्मी की ओर देखती है। मम्मी, मैं ठीक हूँ।
और वो आते ही माया को उसी हाथ को बड़ी कस के पकड़ते। एक्चुअली वो नहीं देखी थी माया के हाथ को, जो वो पेन के पता नहीं कौन सा कैसे सिस्टम की वो पेन थी, पर उसके हाथों में ही टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और जैसे वो हाथ को बड़ी कस के दबाती है ना, तो उसे कुछ महसूस होती है। तुरंत वो हाथ छोड़ देती है और माया के हाथ को देखने लगती है। आज अभी भी कुछ मानो कि कांच के टुकड़े चुभी हुई है। और ये सीन देखते हुए राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माया की फेस को टच करते हुए बोलती कि तुम ठीक हो? हाँ। दैट टाइम माया राधिका की ओर देखती है। राधिका चौंक चुकी थी माया की आंखों को देख के कि बस खून ही खून है शायद उसकी आंखों में, इतना लाल। मम्मी के पास जाके खड़ी हो जाओ। तुम ठीक हो ना? आई सेड मम्मी के पास जाके खड़ी हो जाओ। राधिका वहाँ से अपनी माँ के पास जाती है। उसकी मम्मी उसे कस के गले लगा लेती, थोड़ी सी रो पड़ती है वो। बेटा ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हो ना? मम्मी ठीक हूँ। सोनल भी उस साइड पे चली जाती है, तो देविका भी। आमने सामने थे तो केवल माया के पीछे मिस्टर आशीष मल्होत्रा उनके बेटे, और सामने बस जयराज मल्होत्रा। जयराज मल्होत्रा के मतलब चेहरे से अभी की जो एक जीत के खुमार थे वो मानो उड़ ही चुके हैं, उनके चेहरे से हवा हो चुके हैं, बड़ी शान से हो गए थे। तभी माया उनके इर्द गिर्द घूमना स्टार्ट करती है। अरे विरासत लेने आए थे ना? अभी तो बस राधिका को देखकर आपके ये हाल हुआ है। आगे मैं जो बताने वाली हूँ वो सुन के आपके क्या हाल होंगे। जयराज मल्होत्रा जो बड़े घूरते हुए माया को देख रहे थे। आखिर तुमने क्या किया है? ये सवाल आपको पहले सोच लेने चाहिए थे, या फिर मुझसे पंगा लेने नहीं चाहिए थे। या तो वो बिल थोड़ा अच्छे से पढ़कर समझ लेने चाहिए थे। तभी फटाक से वो फाइल को उठाते हुए जो साइड में गिर चुके थे वो फिर से पढ़ने लगते हैं। हर एक पन्ना, वो 20 से 25 पन्ने पढ़ने लगते हैं, लेकिन उनको कुछ खास समझ आते ही नहीं है। हाँ, पर साफ साफ लिखे है बिल पे। तभी वो थोड़ा कंफ्यूज वाली सिचुएशन से ही कह पाता है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। अब इस घर में तुम्हारा कोई लेना देना है ही नहीं, ना ही मेरी कोई भी जायदाद या किसी भी चीज़ में तुम्हारा कोई हक है। माया खड़ी हो जाती है ठीक उनके सामने। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये विरासत मेरी है तो हो ही नहीं सकता है, ये बिल पे साफ साफ लिखा है। अच्छा, ज़रा एक बार पढ़ के बताइएगा। पढ़ना क्या है? जितनी भी मल्होत्रास के जायदाद वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, सबके सब आशीष मल्होत्रा के बच्चों को जाएंगे। करेक्ट, लेकिन नीचे वाले लाइन आपने पढ़े नहीं ठीक से। आशीष मल्होत्रा के बड़े औलाद, यानी समझ गए आप? वो फिर से वो फाइल देखने लगते हैं। तभी वो हंसते बोलते कि जो भी हो, पर है तो मेरे बेटा ही है ना, और उसके वारिस को ही ये पूरा विरासत सौंप दिए जाएंगे। ज़रा एक बार अपने बेटे से पूछ तो लीजिए मिस्टर जयराज मल्होत्रा। जिस क्षण वो ये कहती है ना, वहाँ पे सभी लोग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद वीरेन भी। ये चल क्या रहा है? तभी जयराज मल्होत्रा जो है वो आशीष मल्होत्रा की ओर देखते हैं। आखिर ये बोल क्या रही है? और तुम्हारा और कोई बच्चा है? मिस्टर आशीष मल्होत्रा तब बस दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहते कि डैड, वो मेरा एक और बच्चा तो है जो इस घर की बड़ी है, जो वीरेन से भी बड़ी है। बड़ी है मतलब क्या, बेटी है तुम्हारे एक? हाँ, मेरा एक बेटी भी है।
तभी जयराज मल्होत्रा फिर से हंस पड़ता है। लो, जो भी हो, बेटा हो या बेटी, है तो ना। ये बात सुनते ही माया एक तीखी सी स्माइल पास करते हैं। जितनी खतरनाक वो स्माइल थी उसकी, उतनी ही मिस्टीरियस भी थे, जो देखते हुए सभी के जो भंवरे हैं वो थोड़े से तिरछे हो जाते हैं कि आखिर क्या करी है माया, क्या दिमाग में है इसके, कुछ तो ज़रूर करी है। जब जब वो ऐसी स्माइल पास करती है ना, उसका मतलब कुछ ज़्यादा ही होता है। सभी के ध्यान बस इस तरफ थे। माया जयराज मल्होत्रा को थोड़े से साइड से ही क्रॉस करते हुए उसी चेयर पर आके बड़ी एटीट्यूड के साथ बैठ सी जाती है, जो कुछ देर पहले जयराज मल्होत्रा खुद बैठे हुए थे, जो बैठते हुए ये कहते हैं कि माया को घुटनों पर लाने के लिए ज़मीन पे नाक रगड़े। अब उस जगह पे जयराज मल्होत्रा खड़े थे और उनके जगह पर माया बैठी हुई थी, एक पैर के ऊपर पैर टिका के थोड़े थोड़े टैप भी कर रही थी, जिसे देखते हुए जयराज मल्होत्रा इतना गुस्से में आते हैं कि अपनी छड़ी को बड़ी कस के पकड़ते हैं। हाँ तो मिस्टर जयराज मल्होत्रा, अब डायरेक्ट अपने बेटे से ये क्यों नहीं पूछते हो कि उनकी बेटी है कौन, क्या नाम है उनकी बेटी का। आखिर ये विरासत सब कुछ उनकी बेटी के तौर पे ही है, पूछिए। और आई हैव डाउट कि वो सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे ये ज़मीन शायद रहे, क्या पता खिसक जाए। मिस्टर जयराज जो इतने गुस्से में आ चुके थे, वो अपनी मुट्ठी को कंच लेते हैं और घूरते हुए बस आशीष मल्होत्रा की ओर देखते हैं। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा बस एक ही बेटा है ना, फिर ये अचानक बेटी कहाँ से आ गए, और अगर है तो कहाँ है, कौन है वो, क्या नाम है। मिस्टर आशीष मल्होत्रा एक तीखी सी स्माइल के साथ कहते कि डैड वो आप ही के सामने तो है। भाई सभी इतने शॉक्ड हो जाते, खुद राधिका की मम्मी भी। ये क्या पजल गेम चल रहा है यहाँ पे, बेटा अचानक ऐसे जयराज मल्होत्रा खुद प्रकट हो गया, फिर ये बेटा बेटी क्या सीन है यहाँ पे, बहुत कंफ्यूज वाली सिचुएशन। जयराज मल्होत्रा अपने चारों ओर इर्द गिर्द देखते हैं। अब वो सोनल को नहीं पहचानते हैं तो वो सोनल के पास जाते हैं। क्या ये है तुम्हारी बेटी? नहीं नहीं, ये नहीं है। अब वो शायद देविका को जानते थे। फिर है कौन तुम्हारी बेटी यहाँ पे, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कोई। क्या बात करता है डैड आप ही के सामने तो है, वही तो है, वही चेयर पे बैठी हुई है, वही तो है इस घर का वारिस, मेरा बेटी, बड़ी बेटी, मेरी औलाद कह सकते हैं आप। ओ भाई साहब, जयराज मल्होत्रा इतना शॉक्ड होते हैं कि मानो पूरा का पूरा आसमान ही उन्हीं के सर पे गिरा हो। और इधर तो वीरेन भी कुछ देर के लिए इतना शॉक हो जाता है, उसे तो बस इतना पता था कि कजिन ब्रदर है, खुद का बहन उसे तो कभी पता ही नहीं थे। वो इतना शॉक्ड हो जाता है, खुद अक्षु बोलती कि ये क्या सीन है, राधु ये चुप रहे यार, चुप तो रहूं पर ये समझ ही नहीं आ रही है कौन किसकी बेटी किसका बेटा, यार क्या सीन है ये। आ जाएगी समझ, ये राधिका की मम्मी कहती है। तभी जयराज मल्होत्रा बोलते कि कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे, हाँ। तभी मिस्टर आशीष मल्होत्रा उनके सामने आते हैं। मजाक नहीं डैड, मजाक भला क्यों करूँगा, जो सच है वो सच है, शायद आपको नहीं पता, लेकिन मम्मी के जाने के बाद उससे ठीक 1-2 महीने पहले उन्होंने माया की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दिया था। माया की जिम्मेदारी सारी मैं ले चुका था, मैंने उसे अडॉप्ट किया है, तो उस नाते वो मेरी बेटी है। ओ भाई साहब, ये सुनने के बाद इतनी ज़ोरदार झटका लगता है उनको, वो बस घूरते हुए देखते हैं। माया बस उनकी नज़रों को देख रही थी। तभी वो उठ के खड़ी होती है। क्या हुआ, आप तो बहुत शॉक हो गए, उम्र इतनी बढ़ गई, अगर इतना प्रेशर ले लेंगे तो
कुछ भी हो सकता है आपको। तभी आशीष मल्होत्रा फिर बोल पड़ते हैं, वैसे आपसे ज़्यादा कमीना इंसान इस दुनिया में कम ही होंगे। आखिर आप किस वजह से आए हैं यहाँ पर? हाँ, हमारे लिए मर तो आप बरसों पहले ही गए थे डैड। आपकी वजह से मैं अपना माँ खोया। जिसने मुझे पैदा किया उसको भी खो दिया, और जिसने मुझे पाला है उसको भी खो दिया आपकी वजह से। अरे इंसानियत तो है ही नहीं आप पे, बस पैसों की गुरूर और गंदे सोच। तुम्हारी माँ नहीं है मतलब? हो, आपको कैसे पता होंगे? आप तो अपना हार बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, बौखला गए थे ना आप। जब मधुबाला जी से हार गए, उनसे जीत नहीं पाए, तो दिमाग की हालत ख़राब हो गया था कि एक औरत से कैसे जीत गए आप। आपकी हिसाब से चीज़ें कैसे नहीं हुआ, बस आपकी ईगो हर्ट हो गए थे। आपको शायद याद भी नहीं होंगे कि आप किस तरह से हमारे साथ पेश आते थे। कितनी दफ़ा माँ के साथ झगड़ा किया है आपने, और एक दिन तो हद ही कर दिया आपने, हाथापाई पे भी आ गए। और आपकी गलती की वजह से मैं अपना माँ खो दिया। तब से मधुबाला जी मुझे, मेरे परिवार को संभाल रहे हैं, और आज इस मुकाम पे मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। जो बाप था वो तो होना ना होना एक ही बराबर के थे। माँ के जाने के बाद अनाथ हो गया था मैं। वो एक मधुबाला जी ही थी जो बाहें खोल के अपना लिए थे हमें, और कभी मुझे ये फील ही नहीं करा है कि वो मेरी माँ नहीं है। बिल्कुल अपनी बच्चे की तरह पाली है, कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। मेरी हर एक चीज़ का ध्यान रखे है उन्होंने, केवल मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का, मेरे बेटे का भी। हाँ, शायद एक टाइम पे उनको क्या समझ आई कि मुझे नहीं पता, उन्होंने माया की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दिया था। मैं उनकी अमानत समझ के संभालते आ रहा हूँ। जब तक जान रहेगा तब तक संभालूंगा। मेरे बाद मेरा बेटा रह करेगा। भाई साहब, ये सीन शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो फिर सरेआम तुम्हें इंसल्ट करना, बातें सुनाना, ये वो सब क्या थे? माया बोलती कि अच्छा, दूर से चीज़ें बहुत खूबसूरत लगते हैं जब तक ना कि वो पास से दिखा जाए। एक कहावत होता है ना, वैसे ही दूर से चीज़ें आपको बस गलत ही नज़र आई, लेकिन वो गलत कभी थे ही नहीं। हाँ, मैं इनसे कभी ठीक से बात नहीं करती हूँ, उसकी भी एक वजह है मेरे पास। तभी आगे आशीष मल्होत्रा बोल पाता है, क्योंकि वो हमसे नाराज़ है। जिस दिन मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, रात को ही माया ने मुझे कॉल करी थी। सुबह तक भी ठीक थी, शाम तक भी मैंने उनसे बात की, मुझे ठीक लगा। मैं घर आ गया था, मैं अलग रहता था, मैं घर आ गया था, लेकिन माया मुझे कॉल करके जाने के लिए कही थी, और मैंने उस बात को सीरियस लिया नहीं। अगर ले लेता तो शायद आज माँ जिंदा होती। वही मेरी सबसे बड़ी और आखिरी गलती है शायद, जो ना माया माफ़ कर पाई और ना ही मैंने खुद को कर पाई। भाई साहब, देविका इतनी शौक थी, वो बोलती कि अच्छा तो ये बात है। इधर जयराज मल्होत्रा, पूरी प्लान चौपट हो चुके थे इनके। तभी माया फिर बोलने लगती, ना आपको विरासत मिली अपने हिसाब से, ना ही आप मुझे तकलीफ दे पाए, बल्कि आप जिस परिवार के लिए मुझसे उलझने के लिए आ गए, उस परिवार ने ही आपको ठुकरा दिए। पूछ लीजिए, इनमें से कोई भी शख्स आपको नहीं अपनाएंगे, कोई नहीं, ना आपके बेटे, ना आपका बहू, और ना ही आपका पोता। यकीन नहीं तो पूछ लीजिए,
आशीष मल्होत्रा तो वहाँ से तुरंत पलट जाता है, वीरेन भी वहाँ से हट जाता है और मिसेस मल्होत्रा भी, जैसे कि इस शख्स को कोई पहचानते ही नहीं है। इंसान के लिए ना सबसे बड़ी बदतर चीज़ और क्या हो सकती है जब उसके परिवार ही उससे मुंह फेर ले। दैट वॉज अ ब्रेक पॉइंट मिस्टर जयराज मल्होत्रा के लिए। हाँ, वो एक ब्रेक पॉइंट थे उनके लिए। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बड़ी गुस्से में माया को देखते तो है लेकिन कुछ कहते नहीं है। अपनी छड़ी को पकड़ते हुए बड़ी कस के वहाँ से धीरे धीरे जाने लगते हैं। तभी माया बोल पड़ती है। वो पलटते नहीं है लेकिन माया की हर एक वर्ड्स वो सुन रहे थे। पैसे के गुरूर और सारी चीज़ में आप अंधे हो चुके थे, बस अंधे। ना आपको अपने समझ आए और ना ही पराए, न सच समझ आई और ना ही झूठ। क्या सही क्या गलत इस चीज़ के अंतर तो समझना आपकी बस की बात के थे ही नहीं। न तब थे ना अब है। आप तब भी हारे हुए इंसान थे और आज भी आप हारे हुए इंसान ही हैं। तो क्या फ़ायदा ये सारी चीज़ करने का? क्या फ़ायदा? अब वो चलते चलते ना थोड़ी देर के लिए वो लड़खड़ा से जाते हैं, वो थोड़ी गिर भी जाते हैं लेकिन कोई भी शख्स उनके करीब नहीं आते हैं। उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे वो। तभी माया उनके करीब जाती है। वो एक हाथ देती है, उसी हाथ में जो खून से लथपथ है। उसी हाथ को पकड़ते हुए मिस्टर जयराज मल्होत्रा उठ के खड़े होते हैं और बस एक क्षण वो माया को देखते हैं और बिना कुछ कहे ही वहां से चुप से चले जाते हैं। राधिका जो दूर से खड़ी माया के हाथ को देख रही थी वो तभी वहां से भागने लगती। तभी राधिका की मम्मी बोली, कहाँ जा रही हो और ऐसे क्यों भाग रही हो? और उसके शरीर में उतनी जान भी नहीं बची थी, बहुत ज़्यादा वीक थी वो। भले ही उसे देख के कोई भी नहीं बोल सकते ये चीज़। राधिका बस भाग के आती है। एक क्षण ऐसी आती कि माया के करीब आ जाती है लगभग। माया बस पलट कर उसे अपनी बाहों में घेर लेती है, इतनी कस के गले लगा लेती है। कुछ क्षण वो हवाओं में बस एक अलग सी समा बांध चुके थे और सारे इतने शांत थे ना, और बस इन्हीं दोनों को देख रहे थे। राधिका पूरी उसके गला पकड़ चुकी थी, चढ़ चुकी थी मानो। बस महसूस कर रही थी शायद माया की उन दर्दों को जो माया बयान नहीं कर रही थी, लेकिन शायद राधिका को फील हो रही थी, उसकी दर्द का एहसास हो रही थी उसे। वो बस हल्की सी ही उसके शोल्डर पे अपनी सर को थोड़ी बहुत रब कर रही थी। तुम ठीक हो? माया भी दोनों हाथों से उसे करीब कर लेती है। तुम आ गई, मुझे आनी पड़ी। सच में तुम्हारी वजह से शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एंड दैट टाइम राधिका जब अपनी फेस को थोड़ी सी पीछे करती है, माया उसकी फेस को पकड़ती है और उसकी फॉरहेड पे किस करती है। राधिका की आंखों से आंसू गिर से जाते हैं। वही नहीं, वहाँ पे अक्षु की आंखों में आंसू थे, सोनल के थे, देविका के थे। तभी राधिका की मम्मी आते और राधिका को देखती है। माया कुछ सोचते हुए बोलती कि मैं 1 मिनट आती हूँ। कहाँ जा रही हो? 1 मिनट, अभी आई। मम्मी राधिका को देखिए, बाकी चीज़ आके बताती हूँ। अक्षु फटाक से आती है और वो राधिका को हक कर लेती है। अरे तू अपना ये आंखों से जो नल खोल दिया ना, तू ये बंद कर, कब से रो रही है? तुझे शांत करते करते मुझे आधे घंटे लग गए। हाँ तो तू ऐसे क्यों करती है मेरे साथ? हाँ चल सॉरी ना, आगे से नहीं करूँगी। तो एक तरफ से राधिका की मम्मी भी हक करती है। राधिका अक्षु को हक करी हुई थी तो राधिका की मम्मी राधिका को, ऐसे सीन थे। देविका बड़ी शांत थी, उसके आंखों से 2 बूंद आंसू सिरक से जाती है। सोनल देविका की साइड पे खड़ी थी। ये मैंने तो नहीं सोची थी। देविका बोलती कि नॉट इवन आई। सच में मैम के दिमाग में क्या चलते रहते हैं, हाँ कोई नहीं बता सकते उसके अलावा। मैं खुद उसके लिए काम करती हूँ और मुझे नहीं पता चलती है तो उम्मीद करना बेकार ही है। वैसे ये तो सच है,
इधर माया, वो उस वेन्यू से निकलते हुए बस मेन रोड की ओर जाती है। तब तक 2 ढाई बज चुके थे वहाँ पे। जैसे कि मिस्टर जयराज मल्होत्रा वो बस रोड क्रॉस करेंगे और शायद वो खुद को ख़त्म करने के सोच रहे थे। दैट वॉज द मोमेंट कि रास्ते की ठीक बीचों बीच जाके वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन सडनली माया वहाँ पे पहुँचती है और उनके हाथ को खींचते हुए साइड में लाती है। आखिर क्या करने जा रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो, मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती का पछतावा नहीं है। मुझे बस जाने दो, ऐसे नहीं जाने दे सकती आपको मैं। और सडनली क्या होता है, वो थोड़ी बहुत जोर ज़बरदस्ती पे आने लगते हैं ना, जैसे खुद को छुड़ाने के लिए। जयराज मल्होत्रा जी वैसे ही कर रहे थे, जैसे कि किसी भी हाल में वो खुद को ख़त्म कर ही देंगे और माया चाह नहीं रही थी। और इसी दौरान वो उनको घसीटते हुए थोड़े से साइड में लाते हैं। फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सडनली माया क्या करती है, उनके शोल्डर को पकड़ती झिंझोरती है, मिस्टर जयराज मल्होत्रा, इतनी आसानी से आप नहीं जा सकते, जबकि आपको मेरे हाथ मरने होंगे। आखिर मैंने 15 साल इंतज़ार किया है। कितनी दिन से, कितनी सालों से आज के दिन की इंतज़ार किया मैंने, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और आज आप इतनी आसानी से मौत को गले नहीं लगा सकते हैं। सडनली माया की टोन ही चेंज हो जाती है भाई साहब। मिस्टर जयराज मल्होत्रा वो इतने शौक थे माया की इस टोन को सुनते हुए, बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए एक अजीब से घबराहट का एहसास उन्हें होते हैं और वो माया को खुद को छुड़ाने लगते हैं। तभी माया क्या करती है, फटाक से ठीक उनके दिल के साइड पे इंजेक्शन इंजेक्ट करती है। वेलकम टू हेल। एक बात बताऊं, 15 साल से आपको छुपाया गया है मुझसे, क्योंकि आप मेरे हाथों ना मरो। हाँ, वो दादी ही थी जो आपको मुझसे बचा के रखी थी। 15 साल तक कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी मैं। और जिस दिन दादी चली गई ना, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और आप भी मानो कि बस मरने के लिए तैयार ही थे, बस धीरे धीरे करीब आ रहे थे। लेकिन हाँ, शायद आपकी बचने की चांसेस थे, शायद मैं छोड़ भी देती, लेकिन जो आपने राधिका के साथ किया, इसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होते हैं। वो थोड़ी उनके कान के पास आके कहती है, आई एम द बैडेस्ट वन एंड यू नो दैट वेरी वेल। जो लोग मुझसे बिलोंग करते हैं या जिनसे मैं प्यार करती हूँ, उनको बचाने के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। ये बात आप भी जानते हैं दादाजी। तो ये भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिन लोगों को मैं नफरत करती हूँ, तो उनके क्या हर्ष करती हूँ। याद है ना आपको? भाई साहब, इतनी खतरनाक वो लुक थी माया की पूरी पर्सनालिटी ही उसके उस वक्त चेंज हो जाते हैं। एंड देन सडनली वहाँ पर 2 कार आते हैं और कुछ लोग उतरते हैं कार से। इतनी ज़ोर से वो जयराज मल्होत्रा को धकेलती है ना, एक वहाँ से आदमी निकलते हुए उनको पकड़ लेता है। इनको लेके जाओ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक एक आज तक नहीं पड़नी चाहिए। टेक केयर ऑफ हिम। और तभी वहाँ से सारे लोग फिर से कार में चले जाते हैं और वहाँ से वो 2 कार आंखों के सामने से उछल से हो जाते हैं। तभी माया पीछे पलटती है। पीछे पलटते हुए बस वो वेन्यू के अंदर जाती है। जिस क्षण वो वेन्यू के अंदर जाती है, उस क्षण वहाँ पे राधिका के पापा भी आ चुके थे, जो बड़ी शांत थे। यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहे थे उनको। और वो कहीं ना कहीं राधिका को हक करे हुए थे।
तो आज कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं, जानेंगे आगे की एपिसोड में क्या होंगे। तब तक ध्यान रखिए सब, अपने अपनों का ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। सॉरी थोड़ी लेट है, हम थोड़ी सी बिजी थी इसीलिए। तो मिलते हैं बाद में ज़रूर। टेक केयर गाइस, टाटा।